नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सतीश कोचिंग सेंटर में। आज इस वीडियो में हम साइंस 1 का कुछ प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर लेते हैं। और इन पेपर्स को सॉल्व करने के बाद एक्चुअली इसके 3 पार्ट बनेंगे। मीन्स एक पार्ट में एक पूरा पेपर होगा। तो इन पेपर्स के सारे आंसर आप अच्छे से रिवाइज करके जाइएगा, तो ये डेफिनेटली आपको हेल्पफुल होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला ये क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग। तो उसके पहले हम एक काइनामेटिकल इक्वेशन देख लेते हैं, ठीक है। काइनामेटिकल इक्वेशन, काइनामेटिकल इक्वेशन। तो फर्स्ट काइनामेटिकल इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड थर्ड इज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a s। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट वी कैन राइट द न्यूटन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस। न्यूटन का सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लिख सकते हैं, फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। अच्छा, कोई ऑब्जेक्ट जब फॉल हो रहा है तो इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, उसका इनिशियल वेलोसिटी यू क्या होगा, उसका जीरो होगा। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला बनता है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू की जगह क्या हो जाएगा, जीरो। और फ्री फॉलिंग है तो जी का वैल्यू प्लस होगा, जी एक्सेलरेशन ए का वैल्यू क्या होगा, प्लस जी। एक क्योंकि ग्रेविटी में ही फॉल हो रहा है ना। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू की जगह आएगा जीरो। तो हाफ जी टी स्क्वायर इसका आंसर बनेगा, हाफ जी टी स्क्वायर इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द क्लोराइड ऑफ एन एलिमेंट x इज XCl। दिस कंपाउंड इज अ सॉलिड। तो ये x क्या होगा, x आपका लिथियम हो सकता है, x आपका सोडियम हो सकता है, x आपका पोटेशियम हो सकता है। ठीक है। अगर क्वेश्चन ऐसा होता बच्चों, जैसे देखिए ऐसा होता XCl2, तो ये x क्या होगा भैया, तो ये x आपका मैग्नीशियम होगा। क्या होगा, मैग्नीशियम। तो पेपर में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, when heat energy is absorbed by the object delta t represents the raise in temperature। जब हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो रेज इन टेम्परेचर। तो अगर ऑब्जेक्ट कोई हीट एनर्जी लूज करेगा तो डेल्टा टी क्या बताएगा, डेल्टा टी तापमान में गिरावट बताएगा, डिक्रीज इन टेम्परेचर। विच इज़ द नॉन आयोनिक कंपाउंड इन द कंपाउंड्स गिवन बिलो। विच इज़ द नॉन आयोनिक कंपाउंड, तो नॉन आयोनिक कंपाउंड इसमें आएगा वाटर। क्या आएगा, वाटर। तो इसमें नन ऑफ द कंपाउंड्स आपका आएगा, कोई भी कंपाउंड इसमें नॉन आयोनिक नहीं है, कोवैलेंट नहीं है। चलिए फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर, विच बल्ब गेट्स फ्यूज। और फिगर को ऑब्जर्व कीजिए और इसमें कौन सा बल्ब फ्यूज होगा। तो इसको शॉर्टकट तरीका देखिए बेटा, इसका जो वोल्टेज है 220 है, इसका भी वोल्टेज क्या है 220। ठीक है, लेकिन यहाँ का पावर कितना है 50 वैट, यहाँ का पावर कितना है 100 वैट। तो कौन सा बल्ब फ्यूज़ होगा, जिसका पावर कम होगा, जिसका पावर कम होगा। यहाँ लिखा है बल्ब ए फ्यूज़ होगा, बल्ब ए फ्यूज़, जिसका पावर कम होगा वह बल्ब फ्यूज़ हो जाएगा। ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, तो आप उसको देख लीजिएगा, तो फिल इन द ब्लैंक्स आपका क्लियर हो जाएगा। विच ऑफ द, ये फिल इन द ब्लैंक्स हो चुका है। विच ऑफ दिस एलिमेंट्स बिलोंग टू पीरियड 3। अच्छा, पीरियड 3 में कौन सा होगा, जिसका पास 3 ऑर्बिट्स होंगे या 3 शेल्स होंगे। तो सबका इलेक्ट्रॉनिक, लिथियम का 3 दिया, मतलब 2,1 आएगा। पहले में 2 होता है बच्चों, दूसरों में 8, तीसरे में 18 होता है, लेकिन 8 से भी काम चल जाएगा। 2, सिलिकॉन में 2,8,4, हीलियम में 2, और फॉस्फोरस में 2,8,5। तो इसमें ग्रुप पीरियड 3 में कौन सा है, तो देखो भैया इसके पास कितना है 3 ऑर्बिट है, इसके पास भी कितना है 3 ऑर्बिट है, बराबर। तो ये दोनों कहाँ चले जाएगा, पीरियड 3 में। पीरियड 3 में। सर अगर आपको ग्रुप पूछा जाए तो ग्रुप क्या बताओगे, तो ये देखो लास्ट में 4 है तो ये ग्रुप 4 हो गया, ये लास्ट में 5 है ये ग्रुप 15 हो गया, और ये हीलियम ग्रुप 18 में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज 1.5 इंटू 10⁸, व्हाट इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। ये आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा, पेज नंबर 79 में, क्वेश्चन नंबर 4A का टेक्स्ट बुक में आपको ये सब मिल जाएगा, तो आप वहाँ से कर लीजिएगा। समझ में बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट,
Prove the following statement. If the angle of incidence and angle of emergence of a light ray falling on a glass slab are I and E respectively, prove that I equal to I और E इक्वल है, इसको बताना है। तो इसका तो टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है, पेज नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 2A का टेक्स्ट बुक, ये गो थ्रू कर लीजिएगा। नेक्स्ट, एट विच पोजिशन विल यू कीप एन ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस? कॉन्वेक्स लेंस के सामने आप वस्तु कहाँ पर रखोगे ताकि आपको रियल इमेज मिले स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट? अगर हम 2f2 पे रखते हैं, देखिए भैया ये ऐसा है, ये आपका लेंस है, ठीक है, ये f1 हो गया, ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ f1। नेक्स्ट, अगर हम 2f1 पे रखते तो सेम साइज का ऑब्जेक्ट मिलेगा, बराबर। तो जैसे जैसे अंदर जाएंगे बढ़ता जाएगा साइज, तो हमको कहाँ रखना पड़ेगा? बियॉन्ड 2f1, 2f1 के पीछे, 2f1 के पीछे बियॉन्ड 2f1 रखना पड़ेगा आगे, ठीक है। चलिए अब कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट। पॉलीमर, पॉलीमर बनता है मोनोमर से, ठीक है, तो ये सब मोनोमर है, ये सब मोनोमर है, MONEMER मोनोमर। आइसोप्रीन एक मोनोमर है जिससे बनता है रबर। अल्फा अमाइनो एसिड्स जिससे बनता है प्रोटीन, और DNA सारे बनते हैं न्यूक्लियोटाइड से। और ये आपको कहाँ मिल जाएगा? हेयर में। ये जो रबर आपको कहाँ मिलता है? लेटेक्स में, मतलब रबर ट्री से जो निकलता है। और ये DNA आपको क्रोमोसोम्स ऑफ एनिमल्स। Next, which geostationary satellite? Why geostationary satellite not used for studies of polar regions? तो भैया जियो स्टेशनरी सेटेलाइट जो होता है वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल से होकर गुजरता ही नहीं है, तो इसके लिए उसे पोलर रीजन्स की स्टडी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। और इसका आंसर आपको टेक्स्ट बुक पे पेज नंबर 144 क्वेश्चन नंबर 3C में मिल जाएगा, तो इसको कर लीजिएगा। आगे, राइट द प्रॉपर नेम ऑफ द ऑर्बिट्स ऑफ सैटेलाइट शोन इन द फॉलोइंग फिगर्स विद देयर हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इसका। तो ये जो आपका है हाई अर्थ ऑर्बिट है, ये आपका क्या है? हाई अर्थ ऑर्बिट। और आपका ये जो दिख रहा है ये और ये आपका मीडियम अर्थ ऑर्बिट है, क्या? मीडियम अर्थ ऑर्बिट। और ये आपका ये क्या है? लो अर्थ ऑर्बिट, LEO। ये आपका लियो है, ये और ये आपका मियो है, और ये आपका हियो है। हियो की हाइट होती है वो 35,780 किलोमीटर के बराबर या उतनी होती है। मियो की हाइट 2000 किलोमीटर से लेकर 35,780 किलोमीटर के बीच में होती है। और जो लियो की हाइट है, लो अर्थ ऑर्बिट की हाइट, वो 180 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर के बीच में होती है। 180 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर के बीच में होती है। समझ में आ गया बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने फिलिंग द ब्लैंक्स में भी देखा था। तो जो मियो होता है, लियो होता है, वहाँ पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होता है। इसी में हबल टेलीस्कोप हमारा घूम रहा है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS इसी में होता है। और जो मियो है आपका हमारा, उसमें GPS रहता है, ठीक है। आगे, सॉल्व एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो सॉल्व एनी 5, तो ये सम आपका सॉल्व किया गया है पेज नंबर 15 टेक्स्ट बुक में, क्वेश्चन नंबर 5 का भी उसमें सॉल्व किया गया है। डेटा इसमें सॉल्व करने जाऊंगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, और इससे बढ़िया होगा कि आप साथ में पेंसिल और पेन रखिएगा। जो जो इसमें मैंने पेज नंबर कहते जा रहा हूँ करके वो सम कर लेना। आगे, स्टडी द रेडियस ऑफ द एलिमेंट्स, स्टडी द रेडियस ऑफ द एलिमेंट गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। विच ऑफ अबो एलिमेंट है स्मॉलेस्ट एटम? सबसे छोटा कौन सा होगा? सबसे छोटा एटम इसका, क्योंकि रेडियस उसका कम है। इन विच ग्रुप ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डू द अबो एलिमेंट बिलोंग? अबो एलिमेंट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के कौन से ग्रुप में आते हैं? तो ये ग्रुप 1 में आते हैं। किस में आते हैं? ग्रुप 1। और कौन से ग्रुप में आते हैं? ग्रुप 1 में आते हैं, ठीक है। व्हाट इज द पीरियोडिक ट्रेंड ऑब्जर्व इन द वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडाई फ्रॉम अ ग्रुप? तो इस ग्रुप में रेडियस से लेके आप क्या चर्चा कर सकते हैं? तो जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे रेडियस बढ़ता जाएगा। देखिए पीरियोडिक टेबल में जैसे जैसे आप नीचे जाओगे रेडियस बढ़ता जाएगा। इसका कारण क्या है? नए नए शेल्स ऐड होते जा रहे हैं, ठीक है। और जैसे हम पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, तो उसका रेडियस जो होता है वो कम होते जाता है। क्यों कम होते जाता है? क्योंकि उस ऑर्बिट में ज़्यादा से और इलेक्ट्रॉन ऐड होते जाते हैं, जिससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है और श्रिंक हो जाता है, छोटा हो जाता है। नेक्स्ट, आफ्टर हीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट विच गैस इज फॉर्म्ड इन अ टेस्ट ट्यूब? इसमें कौन सा गैस बन रहा है? इसमें बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अच्छा, एक बात और ध्यान देना बच्चों, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो बन रहा है, ये ट्यूब इसके पानी के अंदर चाहिए। हाँ, ये ट्यूब जो है वो पानी के अंदर होना चाहिए। आगे, व्हेन वी पास दिस गैस थ्रू लाइम वाटर व्हाट चेंज डिड यू ऑब्जर्व? जब यही गैस लाइम वाटर में जाता है तो क्या होता है? चूना पानी दुधिया कलर का हो जाता है, मिल्की हो जाता है। राइट डाउन द केमिकल रिएक्शन शोइंग द प्रोडक्ट फॉर्मेशन आफ्टर हीटिंग द कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट डेल्टा है ना, डेल्टा क्योंकि हीट किया ना, हीट को डेल्टा से बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। और कैल्शियम ऑक्साइड को ऐसे नीचे एरो किया, इसका मतलब क्या है? ये जम जाएगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा।
नेक्स्ट, वाइल प्रिपेयरिंग द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, एक तनु होता है अमल, तनु बोले तो डाइल्यूट, डाइल्यूट करने के लिए एसिड को कभी भी ध्यान देना बच्चों, पहले पानी डालना और पानी में फिर धीरे धीरे एसिड डाल के उसको स्टीर करना। अगर आप एसिड डाल के उसमें पानी डालते हो तो हो सकता है ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने के कारण वो एसिड आपके मुंह पे आ जाएगा और जिससे आपको बर्न हो सकता है, आप जल सकते हो। तो वही प्रश्न इधर पूछा गया है, वाइल प्रिपेयरिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड फ्रॉम कॉन्सेंट्रेटेड sulfuric acid in the laboratory, the concentrated sulfuric acid is added slowly to water with constant stirring, stirring मतलब चलाना, जैसे हम दाल चलाते हैं, चावल चलाते हैं, वैसा। तो ये आंसर आपको पेज नंबर टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 45 क्वेश्चन नंबर 4 के सी में मिल जाएगा। आगे, राइट द इंटरनेशनल आईयूपैक नेम्स ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो इसमें कितना कार्बन है, 1 2 3 4, ये आपका हो जाएगा ब्यूटीन, ठीक है। ये एसिटिक है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये 1 2 3 प्रोपेनोइक एसिड, 1 2 सॉरी 1 2 3 4 COO1 एक कीटोन ग्रुप है। और यहाँ से नंबरिंग कर सकते हैं तो 1 2 3 4, और यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4, कम नंबर कौन सा है, ये ना, तो और 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटेन, और 2 ऑन ब्यूटेन, 2 ऑन हो गया। आगे, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ। ऐसा कि हम जब हीट करते हैं तो डायरेक्ट टेम्परेचर रेज नहीं होता, कुछ हीट वो एब्जॉर्ब करता है ना अपना बॉन्ड तोड़ करने, जब एक बार बॉन्ड टूटा तो सॉलिड से वो लिक्विड बनना चालू हो जाता है, और फिर यहाँ पहुँचने के बाद उसका सिर्फ बॉन्ड में वो कन्वर्ट होता है किसमें, गैसियस स्टेट में, और उसका तापमान और आगे बढ़ता नहीं है। इसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, इसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। समझ में आएगी बात। इसका आंसर आपको पेज नंबर 71 क्वेश्चन नंबर 5 में मिल जाएगा। ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर। अब देखिए ये पीछे रेटिना है और आपका इमेज कहाँ बन रहा है, रेटिना के आगे, आगे बन रहा है ना, आगे मतलब नहीं है, तो ये आपको कौन सी बीमारी है, मायोपिया। कौन सी बीमारी है, मायोपिया, मतलब आपको नज़दीक का दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा है, मतलब नियर साइटेडनेस। आगे, ये पॉसिबल रीजंस क्या हो सकते हैं, इसका रीज़न क्या हो सकता है, इसके दो रीज़न हो सकते हैं, या तो आपका जो आँखों की पुतली है वो लंबी हो गई है, बराबर, या तो आपका लेंस कॉन्ट्रैक्ट, सिलरी मसल्स उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, बराबर, ठीक है। तो सिलरी मसल्स उसको रिलैक्स नहीं कर पा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट करे तो कन्वर्ज होता है ना, रिलैक्स नहीं कर पा रहा है सिलरी मसल्स, या तो आपकी सिलरी मसल्स वीक हो चुके हैं, मांसपेशियां जो है वो वीक हो चुकी है, या तो जो आपकी आंखों की पुतली हो एलोंगेट हो चुकी है, क्या हो चुकी है, एलोंगेट, ELONGATE, एलोंगेट हो चुकी है। इस डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इस डिफेक्ट को करेक्ट करने को ऐसा लेंस यूज़ करना पड़ेगा जो लाइट को फैलाता है। लाइट को फैलाता कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस। कौन सा, कॉनकेव लेंस आपको यूज़ करना पड़ेगा। कॉनकेव लेंस का कॉनकेव लेंस का जो पावर होता है वो क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। आगे, स्टेट द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अ फोर्स इज एक्सक्रीटेड नहीं है, दिस इज exerted on the current carrying conductor. The direction of this force depends on both the direction of the current and the direction of the magnetic field. This force is maximum when the direction of current is perpendicular to the direction of the magnetic field. अब जब फोर्स का डायरेक्शन, तो ये दो रूल है, एक फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड नियम है, फ्लेमिंग के राइट हैंड नियम है। तो इसको याद रखना बेटा, जो राइट हैंड नियम होता है फ्लेमिंग का, उस राइट हैंड नियम से हम करंट की दिशा निकालते हैं, वी कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ द करंट। अब फ्लेमिंग की जो लेफ्ट हैंड का नियम होता है उससे हम बल यानी फोर्स की दिशा निकालते हैं, ठीक है। आपको ये पता होगा ना बेटा, एक फादर, फिर मदर, फिर चाइल्ड, मतलब फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट। आगे, इन विच इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, और ये फोर्स कहाँ पे लगता है, इलेक्ट्रिक मोटर में लगता है। इसका डायग्राम और इसका वर्किंग आपको पेज नंबर 60 क्वेश्चन नंबर 2A पे मिल जाएगा। आगे, व्हाट इज मीन बाय करोजन। करोजन मतलब क्या होता है, ये टेक्स्ट बुक पेज नंबर 106, 107, 108 मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, तो इसको अच्छे से करके जाइएगा। व्हाट इज मीन बाय करोजन, करोजन इज अ प्रोसेस वेयर द वाटर और द मॉइस्चर ऑन द surface of the metal surface or the metal surface of the metal oxidizes with the atmospheric oxygen, ये उसका डेफिनेशन है। राइट नेम्स ऑफ एनी टू मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करोजन। करोजन बचाने के तरीके बताइए। करोजन बचाने के लिए आप क्या कर सकते हो, गैल्वनाइज कर सकते हो, आयरन के ऊपर जस्ता जिंक का परत चढ़ा सकते हो, एनोडाइजेशन कर सकते हो, यहाँ पे आप एनोड इस्तेमाल करते हो, कॉपर और एल्यूमिनियम के बर्तन को टीनिंग कर सकते हो, ब्रास वेसल्स को टीनिंग करते हैं ताकि उस पर ग्रीनिश लेयर ना पड़े। इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हो, जैसे सोने का पानी चढ़ाना, चांदी का पानी चढ़ाना। आप एलॉइंग कर सकते हो, एलॉइंग बोले तो कुछ चीज़ मिक्स, जैसे ब्रास में कॉपर और जिंक मिक्स कर दिया, सिर्फ कॉपर ना यूज़ करके उसमें जिंक मिला के ब्रास बना दिया गया, ऐसा, ठीक है। और
आप पेंट भी कर सकते हैं। आगे एक्सप्लेन दिस मेथड विद डायग्राम, और इसमें इन सॉरी सी पे, इन विच मेथड्स लाइक कॉपर एल्यूमिनियम कोटेड विद अ थिन लेयर, कॉपर एल्यूमिनियम को ऑक्साइड के लेयर से कोट किया तो क्या एनोडाइजेशन ना, तो एनोडाइजेशन का ड्राइंग बना लीजिए और आपका आंसर हो जाएगा। और मेटलर्जी है ना, धातु विज्ञान का डेफिनेशन भी पढ़ लीजिएगा, और ओर्स का डेफिनेशन पढ़ लीजिए, ओर्स मिनरल्स का डेफिनेशन पढ़ लीजिए, और गैंग GANGAUE, ये चार चीज़ का मीनिंग आप परिभाषा आप पढ़ लीजिएगा। तो जो क्वेश्चन इसमें बताए गए आप उसे कर लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट जो पेपर होगा हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। आपने वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।